अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज सुबह से जो न्यूज़ चल रही है वो जी इज़राइल की और हिज़्बुल्लाह की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह, वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज़ चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज़ हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज़ बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इज़राइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाक़ई में ओआईसी की जो कंट्रीज़ हैं, क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएँगी? इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया-सुन्नी का ड्रामा, शिया-सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है, एक बार फिर वही हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिज़्बुल्लाह का चीफ बताया जाता है, जी, वो ज़ाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज़ हो गई, उनका तो आप जानते ही हैं कि सुन्नी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर यकीनन शिया-सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इज़राइल को तस्लीम करने और इज़राइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो एमबीएस से थोड़ा नाराज़ भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब ज़ाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्री जिसमें खास तौर पे ईरान शामिल है, वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह से जब ये न्यूज़ चल रही थी नसरुल्लाह के हलाक होने की या नसरुल्लाह के मरने की और उसके बाद उसके साथ उसकी बेटी जो है वो भी उस मिसाइल की जद में आई और वो भी अपनी जान से गई, इस बात को लेकर काफ़ी जगह पे जो है लोग डिबेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग अफ़सोस कर रहे हैं, कुछ उसको शहीद बता रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो टेररिस्ट था और बड़ा अच्छा हो गया अगर एक और से जान छूट गई। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या करता है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में सुबह से उसको शहीद पहले ही बताया जा रहा है, लेकिन जब ओआईसी की कंट्रीज साथ बैठेंगी और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ और हो ना हो, ये शिया सुन्नी वाली नौटंकी ज़रूर होगी जो कि पाकिस्तान में और साथ-साथ इस्लामिक कंट्रीज़ में अक्सर ही देखने में आती है। उस वक़्त क्या फ़ैसला होगा और उस वक़्त उस चीज़ को लेकर कैसे चलेंगे? इस सारे सिलसिले में अगर कोई किसी की अगर मैं समझती हूँ कि बैड लक रही तो वो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ की रही। जी हाँ, शहबाज़ शरीफ साहब जो कि यूएन की मीटिंग में गए थे और यूएनजीए में जाकर उन्होंने जो बात की, जो उन्होंने साथ-साथ उन्होंने भारत का भी नाम लिया और भारत को उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा, माइनॉरिटीज़ की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की और इसी तरह की कई दूसरी चीज़ों के ऊपर बात की। तो आज लग ये रहा था कि आज सारा दिन शहबाज़ शरीफ साहब ही डिस्कस होने जा रहे हैं। आज पूरा दिन जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ ने जाकर जो यूएन में बात की, उसके ऊपर ही डिबेट्स होंगे, उसके ऊपर ही शोज़ होंगे। लेकिन जी इज़राइल ने ये सब कुछ होने नहीं दिया और इस वक़्त यही वजह है कि शहबाज़ शरीफ साहब का वो भाषण जिसमें कि उन्होंने कई बार जो है वो इस्लामोफोबिया की भी बात की और उन्होंने कई बातें की जिसमें उन्होंने भारत को भी बराबर जिसे कहना है जवाब देने की कोशिश की, वो डिस्कस ही नहीं हो रहा और सब के सब जो हैं वो इज़राइल और उसके साथ-साथ जो है आपने देखा कि हिज़्बुल्लाह की बात जो है वो शुरू हो गई। यानी कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पर इज़राइल ने अटैक करके। लेकिन बहरहाल इस वक़्त इस रीजन में काफ़ी टेंशन है। लोगों का ख़्याल ये है कि ये वॉर जो है ये कहीं बढ़ ना जाए, कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ तक भी ना पहुँच जाए और ये अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये सभी के लिए नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये ज़रूर है कि अगर मैं आपको ये बताती चलूँ
کہ जी अभी तक ओआईसी की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं दिया है। चाहे जितनी मर्ज़ी आप इनको साथ में बिठा दें, लेकिन ओआईसी की यानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी अपने से छोटी, अपने से गरीब कंट्री या जो कंट्री मुसीबत में हो, उसका साथ कभी नहीं देती। हाँ, साथ बैठ जाती हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गरीब रिश्तेदार को शादी में बुला तो लेते हैं अपने घर में, या कोई फंक्शन हो तो बुला लिया जाता है, लेकिन उससे एडवाइस कभी नहीं ली जाती, उससे कभी पूछा नहीं जाता कि आप बताइए कि यहाँ पर जो डेकोरेशन होनी है वो आखिर कैसे की जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आईसी की कंट्रीज़ आएँगी, उनमें जो अमीर कंट्रीज़ हैं, जिनके पास पैसा है, ऑयल है या किसी भी तरह का पैसा है, वो एक तरफ हो जाएँगी और पाकिस्तान और दूसरी गरीब कंट्रीज़ जो हैं वो एक साइड पर हो जाएँगी। अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान को गरीब कंट्री कह रही हो, तो पाकिस्तान को गरीब कंट्री कैसे ना कहूँ, अगर बार-बार मेरी कंट्री जाकर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और कई दूसरी कंट्रीज़ से लोन माँगती रहे और ये कहती रहे कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे में मेरे ख्याल है कि वो गरीब कंट्री ही कहलाएगी। ये और बात है कि हमारे यहाँ अजीब-अजीब से किस्म के लोगों को ज़रूर इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें कि ज़ाकिर नाइक भी शामिल है और इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। एज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न मुझे नहीं पसंद कि मेरी कंट्री में इस किस्म के लोग आएँ और इस किस्म के लोग आकर मेरे कंट्री के लोगों को भाषण दें, जो कि पहले ही एक तरह से हमारे यहाँ लोगों के जो माइंडसेट बने हुए हैं, जिस तरह से नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव करते हैं, लोगों को ज़िंदा जला देते हैं और ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगा के पीछे लग जाते हैं। ऐसे में ज़ाकिर नाइक जैसे लोग आकर उस पे मज़ीद ज़हर जो है वो लोगों के दिमागों में भर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कौन समझाए और कौन बताए, ये तो ख़ैर लोग सुनने वाले नहीं हैं। बात हम करेंगे फ़िल्म मौला जट की। मौला जट फ़िल्म जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म है, उसका रीमेक बनाया गया है, जिसमें फवाद ख़ान भी हैं, मायरा ख़ान और कई दूसरे एक्टर्स हैं। कहा ये जा रहा था कि जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भारत में इसको नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। यानी कि ये फ़िल्म जो है, ये भारत के सिनेमा घरों में लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। भारत की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। उनका कहना ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो सकती, पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ जो है वो नुमाइश के लिए नहीं लगाई जा सकती या इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान के सिनेमाघरों में नहीं लगती। इसलिए पाकिस्तानी फ़िल्म जो है वो भी भारत में जो है उसको परमिशन नहीं मिलेगी कि वो सिनेमाघरों में लगे और लोग जाकर देखें। एक तरह से ठीक भी है, ज़ाहिर है आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो बात हर एक ही जानता है, तो ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो तो भारतीय फ़िल्मों को नहीं लगने देगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी मूवीज़ वहाँ पे लगें, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि ताली दोनों हाथों से बजती है और ये अगर आपको यकीन नहीं तो आप बजाकर देख लीजिए, लेकिन बहरहाल भारत की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो जो लोग यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे कि चलें एक रास्ता खुला या चलें पाकिस्तानी मूवी जो है वो अब भारत में देखी जाएगी, तो हो सकता है कुछ अर्से बाद टर्म्स भी बेहतर हो जाएँ, ट्रेड भी हो जाए। तो अब एक बार फिर लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने जो है साफ इनकार कर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान को डेफिनिटली सोचना चाहिए और उनको यही करना चाहिए कि जी अगर हम भी फ़िल्में यहाँ पर परमिशन दे दें इंडियन मूवीज़ लगने की, तो शायद भारत भी इस तरफ जाने को सोचे, जो कि यकीनन पाकिस्तान को करना होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। जी हाँ, बात हम करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। जी हाँ, जो कि आप जो जानते ही हैं कि जनरल आसिम मुनीर कराची के विज़िट पर गए हैं और वहाँ जाके वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिले। जी हाँ, वैसे तो उनका काम ये नहीं है, उनका काम तो ये है जो डिफेंस का है और अब ज़ाहिर उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बाकी शहरों में क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी की। लेकिन बहरहाल बिज़नेस कमिटी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी बिज़नेस बहुत जल्दी ही बिज़नेस के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएँगे। उम्मीद रखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और साथ ही उन्होंने कहा मायूसी गुनाह है। जी हाँ, मायूसी गुनाह है और बिज़नेस की बात वो कैसे ना करते, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस भी हैं जो हमारी फ़ौज ही चलाती है और बल्कि अब तो ये भी लोग कहते हैं कि जो बिज़नेस चलता है यानी अगर किसी के बिज़नेस में किसी को कोई सक्सेस मिलती है या किसी के बिज़नेस में अगर कोई प्रॉफ़िट होता है तो वो शायद फ़ौज के ही बिज़नेसेस हैं जिसमें कि प्रॉफ़िट हो रहा है। इसलिए कि बाकी जितने लोग हैं, जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं या प्राइवेटली कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, वो बेचारे तो सब के सब रो रहे हैं। हमने जैसा कि आईएमएफ का लोन जो है वो भी हमें मिलना शुरू हो गया है। साथ-साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की जो कंडीशन गवर्नमेंट के ऊपर लगाई गई हैं और कहा गया है कि जी आपने जो है हर चीज़ महँगी कर देनी है, हर चीज़ के लिए दाम बढ़ा देने हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो एक रिलीफ़ मिल रहा था वो भी मना कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है
कि कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ़ ये कि मजबूरी तो मैं नहीं कहूँगी उनको है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ये पैसा छोड़ना नहीं चाहते और ना ही काम करना चाहते हैं। अच्छा ही होता अगर आर्मी चीफ जब कराची गए थे और बिज़नेस कम्युनिटी से मिले थे, तो वहाँ जाकर वो ये बात भी करते कि जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं या इवन फ़ौज के लोग हैं, जिन्होंने अपने बिज़नेसेस पाकिस्तान से बाहर शुरू कर रखे हैं, वो जाके ये अनाउंस करते हैं कि उन सबका पैसा वो पाकिस्तान वापस लाएँगे और उन सबसे वो ये कहेंगे कि वो अपने जो बिज़नेसेस हैं, वो पाकिस्तान में करें ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक तो मैंने नहीं सुनी कि उन्होंने कही हो। आगे कह दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि वो उनको सिर्फ़ जो है हौसला देने के लिए कह के कि जी मायूसी गुनाह है और इसी किस्म की बातें करके वहाँ से चले गए। लेकिन ये लोग ज़रूर सोचें जो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में लगा रहे हैं कि आखिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और हमारे फौजी, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे हाज़िर सर्विस हों, वो अपना पैसा जो है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? उनका पैसा क्यों दुबई, कनाडा, लंदन, अमेरिका और इसी तरह की कंट्रीज़ में जाता है? उसकी साफ़ वजह ये है कि उनको लगता है कि उनका पैसा यहाँ महफ़ूज़ नहीं है। तो फिर अगर आपका पैसा महफ़ूज़ नहीं है, तो फिर आपने ये कैसे सोचा कि कोई दूसरी कंट्री के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा? ऐसा होता हुआ हमें तो कम से कम नहीं दिखता। मगर ये ज़रूर है कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते या जो अपना पैसा बाहर नहीं ले जाना चाहते या नहीं ले जा पा रहे, वो ज़रूर यहाँ पे फँसे रह गए हैं और वो ज़रूर अपने जिसे कहिए मजबूरी में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये लोग चाहते हैं कि दोबारा यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, अगर ये चाहते हैं कि दोबारा कहीं के मिनिस्टर बने, कहीं के प्राइम मिनिस्टर बने या कुछ, तो डेफ़िनेटली उनको काम करना होगा कि लोग जो हैं यहाँ पर अपना पैसा लगाते हुए डरे नहीं, घबराएँ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने जी कश्मीर का भी ज़िक्र किया, उन्होंने बताया कि कश्मीर में जी बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, कश्मीर में बड़ा गलत हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत जो पीओके या आज़ाद कश्मीर की बार-बार बात करता है, अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश की, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने 2 मुक्के जो हैं, वो भी डाइस पे ठक, ठक लगा दिए और बहुत अच्छा किया उन्होंने ऐसा किया। मेरा ख़्याल है कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उनका जितने लोग उनके साथ काम करते हैं उनकी मिनिस्ट्री में और साथ-साथ इंडियन फ़ौज जो है वो भी डर गई होगी और उनकी टाँगें काँप रही होंगी, यहाँ पे काँपे टाँग रही होंगी मेरा ख़्याल है ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होगा। इसलिए कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में खड़े होकर बताया कि जी इस्लामोफ़ोबिया फैल रहा है और इस वज़ह से लोग बड़े परेशान हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है और मुसलमान का गला काट रहा है और ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को भी मार देने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ख़ैर शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है भूल गए होंगे। क्लाइमेट के ऊपर उन्होंने बात की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने बात की कि किस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर कितना काम हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इन चीज़ों में ज़रा-सा भी काम नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। हाँ, किसी जगह जाके अगर भाषण-वाषण देना होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत खुशी-खुशी भाषण देकर निकल आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्लाइमेट के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा जिसको कि हम कह सकें या बढ़कर बता सकें कि हाँ जी, हम इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। एक ज़माने में कहा गया था कि जी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं होंगे और सिर्फ़ पेपर बैग्स यूज़ होंगे या कपड़े के बैग यूज़ होंगे। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही कुछ मंथ्स ही इस तरह की कुछ पाबंदी रही, उसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि बड़े आराम से प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स में मिल रहे हैं और लोग उसमें सामान लेकर जा रहे हैं। ना तो लोगों को कोई ख़्याल है और ना ही गवर्नमेंट को कोई एहसास है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम अपने नेबर्स की अगर बात करें तो हमारे साथ ईरान भी खुश नहीं है, जैसे हमने हमेशा कहा हमारे साथ अफ़गानिस्तान जो है वो भी नाराज़ है। चाइना भी कोई ख़ास खुश नहीं है और भारत तो ख़ैर नाराज़ है ही, लेकिन हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमने जो है भारत के साथ टर्म्स को ठीक करना है, भारत के साथ हमने ट्रेड करनी है और दूसरी तरफ हम यूनाइटेड नेशन में जाके उसी भारत के ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी कश्मीर, कश्मीर करते हैं और कभी कहते हैं कि जी वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, उसका बहुत बुरा हाल है। यानी वो माइनॉरिटी जो बढ़ती चली जा रही है और जिस वक़्त पाकिस्तान बना था उससे लेकर अभी तक कई परसेंट जो है बढ़ चुकी है, उसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है उसका नाम तो लिया तक नहीं शहबाज शरीफ साहब ने, ये भी बता देते कि कोई एग्ज़ाम्पल ही दे देते हैं कि देखिए भारत में माइनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है और उनको बहुत तंग किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में
جو ہے مائنورٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کا بہت خیال کیا جاتا ہے، اور وہ تو ہمارے یہاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہمارے یہاں بھی مائنورٹیز جو ہے وہ کئی پرسنٹ بڑھ چکی ہیں، ایسے ہی جیسے بھارت میں۔ خیر، مگر ظاہر ہے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو لگ رہا ہوگا کہ ٹائم ضائع ہوگا اور ہمیں جو ہے ٹائملی اپنی جو شکایتیں ہیں وہ کر کے نکل آنا چاہیے، تو وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے فلسطین کی بات کی، انہوں نے کہا جی فلسطین اور جو اسرائیل ہے اس کے بیچ میں امن ہونا چاہیے، فلسطینی ریاست بننی چاہیے، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے، لیکن انہوں نے حماس کا نام بھی نہیں لیا۔ انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ حماس کے لوگوں نے کیا کیا اور حماس کے لوگ کس طریقے سے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، کس طرح سے ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں، عورتوں کو یا لیڈیز کو اور بچوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہاسپٹلز اور اسکول میں جا کے چھپتے ہیں تاکہ اگر کسی قسم کا اٹیک کیا جائے تو ان کے لوگ جو ہیں ان کی جانے جائیں، اور اس کے بعد ساری دنیا کہے کہ دیکھو جی ایسا ہو گیا۔ ہم ہرگز اسرائیل کے کیے ہوئے اٹیکس کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر حماس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری تھا جو کہ پرائم منسٹر کرنا بھول گئے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بالکل ایک چیز جو انہوں نے ٹھیک کہی وہ یہ کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور اس طرح سے لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنا رول جو ہے وہ ضرور ادا کریں، اور اس میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ اب مزید لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حزب اللہ کا چیف جو ہے یعنی کہ نصر اللہ، اس کی جان گئی ہے اور اس کو مار دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ لڑائی، یہ ٹینشن بڑھتی ہوئی دکھتی ہے، کم ہوتی ہوئی نہیں دکھتی۔ کیا گلف کنٹریز اس بیچ میں پڑیں گی؟ کیا پاکستان اس بارے میں کوئی بات کرے گا؟ ویسے پاکستان اگر بات کرے گا بھی تو میرا خیال ہے اتنا کوئی سنے گا نہیں، لیکن جو بڑی اسلامک کنٹریز ہیں، جو اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہیں، کیا وہ اس بارے میں بات کریں گی، یا یہاں پر وہی شیعہ سنی والی بات آ جائے گی کہ جی وہ کیونکہ جسے مارا گیا وہ ایک شیعہ کنٹری سے تھا، وہ شیعہ تھا، تو یہ جتنے میجورٹی جو گلف کنٹریز ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سنی کنٹریز ہیں، تو کیا وہ شیعہ سنی والا کانفلکٹ بیچ میں آ جائے گا، یا پھر یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے نصر اللہ کے بارے میں، اور بات کریں گے روکا جائے گا اسرائیل کو، یا پھر یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ بہرحال ہماری اس خبر پہ نظر ہے اور ہم بہت جلد آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اور آگے کیا چل رہا ہے، اور جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔